नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेज परिवार में स्वागत करता हूं। ए फैमिली ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। हम वर्णमाला के 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो जो हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले किसके आधार पर करेंगे? कंठ। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद हमारा आ जाएगा ओष्ठ, उसके बाद हमारा आ जाएगा दंतोष्ठ, उसके बाद आ जाएगा हमारा इसमें कंठ तालु, उसके बाद आ जाएगा इसमें हमारा कंठोष्ठ्य और उसके बाद आ जाएगा इसमें हमारा नासिका। अब किस किस का वर्गीकरण करेंगे? तो स्वर का उच्चारण कहां कहां से होता है? जो हमारे स्वर है, स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों की कुल संख्या हमारी 13 है, जिसमें 2 आयोग बहा भी सम्मिलित रहते हैं। तो स्वर का वर्गीकरण करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्वर होंगे जो कंठ से बोले जाएंगे, ऐसे कौन कौन से स्वर होंगे जो तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठी और नासिका। तो इसमें उसके बाद हम जो वर्गीकरण करेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद वर्गीकरण करेंगे अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद जानेंगे हम ऊष्म व्यंजन, उसके बाद जानेंगे हम अयोग बहा। तो स्वरों की संख्या मैंने आपको 11 बताई। अयोग बहा को शामिल करने के बाद स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। तो जो स्वर रहेंगे हमारे, जैसे आ से अनार और आ से आम, इनका जो हम उच्चारण करेंगे वो कंठ के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर? कंठ के आधार पर। उसके बाद इसी में हमारा आ जाता है छोटी ई और बड़ी ई। ये हमारा हो जाएगा तालु के आधार पर। जो रीरी रहेगा वो रहेगा हमारा मूर्धा के आधार पर। और किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है और ना ही किसी भी स्वर का उच्चारण हमारा दंतोष्ठ से होता है। और जो हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ है ये हमारा आ जाएगा ओष्ठ के आधार पर। उसके बाद कंठ तालु से कौन कौन से बोले जाएंगे? तो कंठ तालु से हमारा बोला जाएगा ए और अ। उसके बाद कंठोष्ठ्य कौन कौन से होंगे? तो कंठोष्ठ्य होंगे हमारे ओ और औ। और नासिका से भी किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होगा। यदि हम अयोग बहा को शामिल करते हैं, यहां मैंने अयोग बहा लिखा है, तो अयोग बहा में क्या रहेगा हमारा? जो अनुस्वार है, जो हमारा अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? नासिका से होगा। और जो हमारा विसर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? तो कहां से बताएंगे? कंठ से बताएंगे। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग, तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से।
च वर्ग कहां से बोला जाएगा हमारा? तालु से। और ट वर्ग मूर्धा से। त वर्ग हमारा कहां से बोला जाएगा? तो दंत से। और प वर्ग हमारा कहां से बोला जाएगा? ओष्ठ से। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसनार और आश्याम कंठ से इनका उच्चारण होगा, तालु से छोटी और बड़ी, मूर्धा से रीरी, और ओष्ठ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालु से ए और ए, और कंठोष्ठीय से ओ और औ। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होगी, कै से लेकर मैं तक के व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे, जिसमें कै वर्ग में 5 शामिल होते हैं, 5 वर्ण। इसी प्रकार से च वर्ग में भी 5 वर्ग शामिल होंगे। यदि कै वर्ग जैसे कै, ख, ग, घ, अण, कै वर्ग का कोई भी वर्ण हो, सबका उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से होगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में देखेंगे हम य, रे, ले, और उसके बाद हमारा वे। तो यह का उच्चारण स्थान हमारा तालु से होगा, रे मूर्धा से बोला जाएगा, और ले हमारा दंत से बोला जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। और वे हमारा क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन में जो हमारा है होगा वो कहां से बोला जाएगा? तो कंठ से। और अंतस्थ व्यंजन में किसी का भी उच्चारण कहां से नहीं होता है? तो कंठ से नहीं होता है। जो ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इसका ये मतलब है कि अंतस्थ व्यंजन में किसी का भी उच्चारण स्थान कंठ से नहीं होगा। उसके बाद इसको हम बोल देते हैं तालु से, इसको हम मूर्धा से, और इसको हम बोल देते हैं दंत से। उसके बाद अयोग बाह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जो ऊष्म व्यंजन होंगे, ऊष्म व्यंजन में है का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। जो ये स रहेगा सलजम वाला, इसका उच्चारण स्थान तालु से रहेगा। षटकोण वाले सह का उच्चारण स्थान मूर्धा से रहेगा। और जो हमारा छोटा सह जिसको बोल देते हैं, अर्थात सपेरे वाला जो सह रहेगा, उसका उच्चारण स्थान दंत से होगा। इसी को हम दंत सह बोलते हैं, इसको मूर्धा सह बोलते हैं, और इसको तालु सह बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अब आगे जो वर्णन करेंगे वो मैं आपको अयोग बाह के बारे में विस्तार से जानकारी बता देता हूं, उसको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको अयोग बाह के बारे में। यदि मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां से ए जमा योग और जमा वह। ए का अर्थ होगा यहां बिना, योग का मतलब होगा संयोग, या इसको योग भी बोल देंगे, और यहां होगा बहन करना, या इसी को बोल देते हैं रहना। तो अयोग बाह वो होते हैं जो न तो व्यंजन होंगे और न ही स्वर होंगे। तो अयोग बाह क्या होंगे? जो न तो व्यंजन होंगे और न ही स्वर होंगे, न ही स्वर होंगे। अब अयोग बाह कौन कौन होते हैं? तो अयोग बाह होते हैं ये दोनों, इसको हम विसर्ग बोल देते हैं, इसको अनुस्वार। संख्या कितनी होगी? तो संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब यहां ये जो लाइन लिखी मैंने, न तो व्यंजन होंगे और न ही स्वर होंगे। तो जो ये अनुस्वार है, जैसे मैंने यहां लिखा कंकड़, क्या लिखा? कंकड़। तो ये व्यंजन के साथ भी आया है, और उसके बाद लिखा मैंने अंकित, तो ये स्वर के साथ भी आया है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अनुस्वार वो होंगे जो न तो व्यंजन होंगे और न ही हमारे स्वर होंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जानते हैं हम वर्तस्य वर्ण किसको कहा जाता है। अब जानते हैं हम वर्तस्य वर्ण के बारे में कि वर्तस्य वर्ण हमारे कौन कौन से होंगे।
तो वर्तस्य जो भाग होता है, जो दांतों के पीछे का कठोर भाग होगा, जो दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा होता है या दांतों के पीछे का जो कठोर भाग होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्तस्य। तो यहां लिख सकता हूं दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा, दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा, जो दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, वर्तस्य वर्ण बोल देंगे। अब वर्तस्य वर्ण कौन कौन से होंगे हमारे, तो हमें याद रखना है जल रस। क्या याद रखना है, जल रस। तो इसमें हमारा ज आ जाएगा, ल आ जाएगा, र आ जाएगा और स आ जाएगा। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए वर्तस्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो जैसे मैंने यहां लिखा, क्वेश्चन करता हूं मैं आपसे कि निम्नलिखित में से बताइए वर्तस्य वर्ण कौन कौन से हैं। मैंने यहां लिखा क, प, झ और ल। तो आप आंसर क्या करोगे कि जो हमारा ल होगा ये क्या होगा, हमारा वर्तस्य वर्ण होगा। तो वर्तस्य वर्ण कौन कौन से होंगे, ज, ल, र और स। इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगत या ग्रहित व्यंजन। आगत या ग्रहित व्यंजन। उसके बाद हम जानेंगे आगत या ग्रहित स्वर। आगत या ग्रहित स्वर कौन कौन से होंगे। तो आगत या ग्रहित व्यंजन कह देते हैं हम क, ख, ग, ज और फ। लेकिन क्या लगा होगा, नुक्ता लगा हुआ होगा। जो ये नुक्ता लगा हुआ होगा इसी को हम क्या बोल देंगे, आगत या ग्रहित व्यंजन। आगत या ग्रहित स्वर किसको बोलते हैं, तो आगत या ग्रहित स्वर जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे हमारे केवल ये डॉक्टर वाला, जो डॉक्टर के ऊपर लगा होता है इसको बोलते हैं आ। और ये होता है हमारा ओ और ओ के बीच की कड़ी माना जाता है इसको। ओ और ओ के बीच की कड़ी माना जाता है और ये होता है हमारा आगत स्वर। जो ये लगा हुआ है ऊपर इसी को हम बोल देते हैं आगत स्वर। और ओ और औ के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ा शब्द विन्यास के बारे में। तो मैंने यहां क्या लिखा, शब्द विन्यास। शब्द विन्यास से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा द्रग। अब द्रग का शब्द विन्यास क्या होगा, तो क्या होगा, आधा द, उसके बाद क्या आ जाएगा, रीडी। आधा द, उसके बाद रीडी। फिर यहां से क्या आ जाएगा, आधा ग और ए। ये क्या होगा, हमारा द्रग का शब्द विन्यास होगा। उसके बाद देखते हैं नयन का। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये क्या होगा, हमारा शुद्ध व्यंजन होगा और ये क्या होगा, हमारा स्वर होगा। तो ध्यान रखना, जैसे ये यहाँ ग लिखा हुआ है तो इसको हम दो पार्ट में इस अकॉर्डिंग तोड़ सकते हैं, आधा ग और ए। अब ये नयन लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, आधा न प्लस ए प्लस आधा य प्लस ए, उसके बाद प्लस आधा न और प्लस ए। तो ये क्या बना, हमारा नयन बना। देखो एक बार फिर से देख लो, आधा न, उसके बाद ए, फिर आधा य, उसके बाद ए, फिर आधा न और उसके बाद ए। तो ये क्या बन गया, हमारा नयन बन गया। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा कर्मठ। तो यहां से क्या होगा, हमारा आधा क और जमा ए। अब आपके मन में एक डाउट ये होगा कि हम इसको कहां रखें, जो ये आधा र है यहां प्लस लगाने के बाद इसको पहले रखें या बाद में। तो जब हम कर्मठ का उच्चारण करते हैं, जो ये र होता है ये इस मैं से पहले बोला जाता है, क, र, मैं और ठ, क, र, मैं और ठ। तो यहां क्या लिखूंगा, मैं आधा र लिखूंगा। आधा र के बाद फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, आधा मैं लिखूंगा।
और आधे मैं के बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ ए लिखूंगा। यहाँ आधा रे प्लस आधा मैं और उसके बाद ए, उसके बाद क्या लिखूंगा आधा ठे और उसके बाद क्या लिखूंगा ए। तो ये क्या हो गया हमारा कर्मठ हो गया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये रे है, यहां मैंने रे लिखा और कै रे मैं और ठे, तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसीलिए यहां जो ये रे आया है ये मैं से पहले आया है, क्योंकि मैं से पहले किसका उच्चारण हुआ रे का। उसके बाद जैसा मैंने यहां लिखा क्रम। अब ये डाउट होगा कि पहले रे आएगा या कै आएगा, तो हमने क्या बोला क्रम, तो कै का उच्चारण पहले हुआ तो आधा कै, उसके बाद हमारा क्या आएगा आधा रे, उसके बाद ए, उसके बाद आधा मैं और उसके बाद, तो ये क्या हुआ हमारा शब्द विन्यास हुआ। आप और भी अच्छे से कर सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस करोगे उसमें शब्द विन्यास काफी सारे मिलेंगे, लेकिन जो अभी तक एग्जाम में मालूम किए जाते हैं उसको मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे और बहुत आसानी से आप इनको कर पाओगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमानक वर्ण। अब हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो अमानक वर्ण हैं, तो यहां मैंने लिखा अमानक वर्ण। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये लय है, तो इस लय को पहले इस अकॉर्डिंग लिखा जाता था। जैसे यहां मैंने ये लिखा ख, तो इस ख को ये लिखा जाता था। यहां मैंने लिखा झ, तो इस झ को इस अकॉर्डिंग लिखा जाता था। तो ये हमारे क्या है अमानक वर्ण। उसके बाद जैसे ये मैंने ण लिखा तो इसको इस अकॉर्डिंग लिखा जाता था। उसके बाद जैसे मैंने यहां ए लिखा तो ए को पहले इस अकॉर्डिंग लिखते थे, ये अमानक वर्ण में शामिल है। तो ध्यान रखना ये क्या होंगे हमारे अमानक वर्ण होंगे। ये अमानक वर्ण होगा, ये भी हमारा अमानक वर्ण होगा और ये भी हमारा अमानक वर्ण होगा। तो आज हमने उच्चारण के स्थान पर वर्णों का वर्गीकरण किया, अमानक वर्ण को जाना, वर्तस्य वर्ण को जाना। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी प्रैक्टिस शीट के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और टेलीग्राम पर आपको सर्च करना होगा कैरी ऑन क्लासेस, कैरी ऑन क्लासेस। तो जो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है कैरी ऑन क्लासेस के नाम से ग्रुप है, उसमें वर्णमाला चैप्टर की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करना। जो आपका वर्णमाला चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप घर पर अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। एक ही बार हिंदी पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। तो वर्णमाला चैप्टर को हमने बहुत विस्तार से वर्णमाला चैप्टर के बारे में जाना। रेगुलर प्रैक्टिस में रहिए। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको आप कीजिए। आप खुद ये देखोगे, खुद अपने आप से एनालिसिस करना कि कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको यहाँ पढ़ाया हो उससे बाहर गया हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।